ये वीडियो सिर्फ एक बार देखिए, मेरी गारंटी है आज के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ पोस्टेज यानी डाक शुल्क का भुगतान। इसके अंतर्गत क्लॉज नंबर 9 से लेकर क्लॉज नंबर 14 तक आते हैं। अब सवाल ये है कि इसे याद कैसे करेंगे। इसकी ट्रिक बहुत मजेदार है। पेमेंट का जो पी है, अगर उसको घुमा दिया जाए तो वो 9 के जैसा दिखता है। और हिंदी में भुगतान शब्द में जो भ अक्षर है वो बनावट में 4 के जैसा दिखता है। तो बस पी से बन गया 9 और भ से बन गया 4 यानी 14। इस प्रकार आपको आसानी से याद रहेगा कि पेमेंट ऑफ पोस्टेज यानी डाक शुल्क का भुगतान क्लॉज नंबर 9 से लेकर क्लॉज नंबर 14 तक है। अब आते हैं क्लॉज 9 पर। इसका नाम है डिजायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। इसका हिंदी में मतलब होता है डाक शुल्क के पूर्व भुगतान की आवश्यकता। इसको याद करने की ट्रिक देखिए। इसके नाम में ही छुपा है पूर्व यानी प्री। अब आप ही बताइए 10 के पूर्व क्या आता है। बिल्कुल सही 9 आता है। तो लॉजिक ये है पूर्व भुगतान की बात हो रही है और 10 से पूर्व 9 आता है। इस प्रकार हमें याद रहेगा कि क्लॉज 9 में डाक शुल्क के पूर्व भुगतान की आवश्यकता बताई गई है। डाकघर का प्रयास होता है कि जो पूरी तरह से भुगतान किए गए लेख फुली प्रीपेड आर्टिकल्स होते हैं उनको यथाशीघ्र प्रेषित व वितरित किया जाए, जबकि जो अवेतनिक या अपर्याप्त शुल्क वाले लेख अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स होते हैं उनको प्रसारण ट्रांसमिशन में अतिरिक्त सुरक्षा नहीं दी जाती। देय डाक शुल्क वसूलने हेतु रोके जा सकते हैं और विशेष वितरण के साथ नहीं भेजे जाते। क्लॉज नंबर 10 में क्या है? पोस्टेड स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी यानी डाक टिकट और स्टेशनरी। इसको कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक है, जब भी हमें कोई लेटर पोस्ट करने जाना हो तो 10 रुपए की पोस्टेज स्टैम्प और स्टेशनरी तो कम से कम लगेगी ही। इस प्रकार हमें ये याद रहेगा। डाक शुल्क भुगतान पेमेंट ऑफ पोस्टेज। भुगतान हम पोस्टेज स्टैम्प्स यानी डाक टिकटों के माध्यम से कर सकते हैं। ये डाक टिकट भारत सरकार के अधीन भारतीय डाक द्वारा जारी की जाती है। स्टेशनरी के रूप में डाकघर में मूल्य मुद्रित लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र और पोस्ट कार्ड यानी एनवेलप्स, इनलैंड कार्ड, पोस्ट कार्ड विद प्री प्रिंटेड वैल्यू उपलब्ध होते हैं। यदि आपको अधिक शुल्क एक्स्ट्रा पोस्टेज की आवश्यकता है तो उस स्थिति में अतिरिक्त टिकट लगाए जा सकते हैं। राजस्व टिकट रेवेन्यू स्टैम्प। राजस्व टिकट केवल डाकघर में बिकते हैं पर ये डाकघर द्वारा जारी नहीं होते हैं। इन्हें केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये डाक प्रभार पोस्टेज के लिए मान्य नहीं होते हैं। डाक शुल्क पोस्टेज चार्ज का भुगतान का अन्य तरीका ये है कि डाक शुल्क का भुगतान फ्रैंकिंग मशीन की छाप से भी किया जाना संभव है। डाक टिकट ब्यूरो फ्लैटली ब्यूरो। ये ब्यूरो डाक टिकट संग्राहकों स्टैम्प कलेक्टर्स हेतु स्थापित किए जाते हैं। इनकी स्थापना विभाग डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। विदेशी फिलैटली आदेश ओवरसीज फिलैटली ऑर्डर्स। विदेशी फिलैटली आदेशों का निष्पादन एग्जीक्यूशन बॉम्बे जीपीओ स्थित इंडियन फिलैटेलिक ब्यूरो में किया जाता है। क्लॉज 11 फ्रैंकिंग मशीन। इसको याद कैसे करेंगे? 11 में एक दो बार है। ये दोनों एक हमें फ्रैंकिंग मशीन के दो मुख्य डाइस की याद दिलाते हैं, एक मूल्य डाई और एक लाइसेंस डाई। जैसे ही 11 दिखेगा याद आएगा दो डाइस मतलब फ्रैंकिंग मशीन। अब आइए समझते हैं कि फ्रैंकिंग मशीन क्या है। ये एक मुद्रांकन मशीन स्टैंपिंग मशीन है। इसका काम डाक टिकटों की तरह ही डाक लेखों पर छाप इम्प्रेशन लगाना है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुमोदित डाइस छाप अप्रूव्ड डाई इम्प्रेशंस लगाना है। ये छापें निजी, प्राइवेट और आधिकारिक ऑफिशियल दोनों तरह के डाक लेखों पर उपयोग की जा सकती हैं। इसका उपयोग डाक शुल्क और अन्य डाक फी पोस्टल फीस के भुगतान हेतु किया जाता है। फ्रैंकिंग मशीन के प्रकार टाइप्स। फिलहाल दो मुख्य प्रकार की फ्रैंकिंग मशीन उपयोग में है। ईएफएम यानी इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, आरएमएफएम यानी रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन की विशेषताएं। इस मशीन का प्रयोग पहले ज़्यादा होता था। इसकी छाप इम्प्रेशन लाल रंग में होती है। इसमें दो मुख्य डाइस होती हैं यानी वैल्यू डाई और दूसरी लाइसेंस डाई। इस मशीन से फ्रैंक किए गए आर्टिकल्स अधिकतम 2 कार्यालयों यानी मैक्स 2 ऑफिसेज में पोस्ट किए जा सकते हैं।
कार्यालयों का निर्धारण। ये दोनों कार्यालय लाइसेंस में मंडल प्रमुख यानी डिविजनल हेड द्वारा उल्लेखित स्पेसिफाइड होने चाहिए। न्यू अपडेटेड रूल के अनुसार फ्रैंकिंग मशीन से फ्रैंक्ड आर्टिकल्स केवल एक डाकघर ओनली वन पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किए जा सकते हैं। नोट, ये क्वेश्चन कर्नाटक सर्कल 2025 में आया था, जिसकी ऑफिशियल आंसर की में भी ओनली वन पोस्ट ऑफिस आंसर था, जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। दोस्तों, अब हम RMFS यानी रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन सिस्टम के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। सबसे पहले RMFS की शुरुआत 16/8/2010 से हुई। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि 1/7/2013 से केवल RM फ्रैंकिंग मशीन से ही फ्रैंक लेख मान्य होंगे। EFM के विपरीत निजी उपयोगकर्ताओं से लाल स्याही वाली मोहरें अब अस्वीकृत है। RMFS में 2D बारकोड के साथ फ्रैंक इंप्रेशन होता है। क्रेडिट अपलोड में कोई मानव हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इस सिस्टम में केवल इंकजेट तकनीक आधारित भारतीय मॉडल ही मान्य होती है। हर मशीन की एक यूनिक संख्या होती है, जैसे X123456। यहाँ X निर्माता यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को दर्शाता है, F फ्रैंकोटाइप, N न्यू पोस्ट, P पिटनी बोव्स। सुरक्षा की बात करें तो फंड PSD यानी पोस्टल सिक्योरिटी डिवाइस से सुरक्षित हैं। PSD नॉन रिपेयरेबल है, यानी इसकी मरम्मत संभव नहीं है और इसके लिए मैकेनिकल सील की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक निर्माता का स्वयं का RMFS सर्वर होता है। ये RMFS सर्वर रोज 3 बार डाक विभाग सर्वर से संपर्क करता है। RMFS सर्वर को डायल करने पर क्रेडिट अपलोड होता है। मीटर स्वतः सेट या रीसेट होते हैं बिना मानवीय हस्तक्षेप के। क्रेडिट तभी अपलोड होगा जब सर्वर पर उपलब्ध हो। मशीन को 30 दिन में कम से कम एक बार सर्वर डायल करना अनिवार्य है, अन्यथा मशीन स्वचालित रूप से ब्लॉक हो जाएगी। फिर RMFS सर्वर डायल करने के बाद ही कार्य करेगी। फ्रैंकिंग इंप्रेशन नीले रंग में होता है। छाप में वस्तु वर्ग यानी आर्टिकल क्लास, पिन, प्रमाणीकरण कोड यानी ऑथेंटिकेशन कोड, तिथि डेट, आइटम नंबर, लाइसेंस ID, मूल्य और 2D बारकोड होता है। इसे डिजीफ्रैंक प्लस मशीन भी कहते हैं। इसमें 2 मीटर होते हैं, आरोही असेंडिंग व अवरोही डिसेंडिंग। छाप में संयुक्त सिंगल या 2D बारकोड होता है। लेख केवल उसी कार्यालय में पोस्ट होंगे जो लाइसेंस में उल्लिखित हो। लाइसेंस संबंधित मंडल प्रमुख यानी डिविजनल हेड द्वारा जारी होना चाहिए। वैध लाइसेंस के बिना उपयोग वर्जित है। फ्रैंकिंग मशीन उपयोग हेतु आवेदन अधिकृत डीलर के माध्यम से किया जाए। हर फ्रैंकिंग मशीन के लिए अलग लाइसेंस आवश्यक है। दोस्तों, अब हम फ्रैंकिंग इंप्रेशन को एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सी डिटेल दी गई होती है। सबसे पहले इसमें ICL लिखा होता है। ये उस लेटर की कैटेगरी को दर्शाता है। किसी में RICL, LC इत्यादि लिखा रहता है। साथ ही इसमें पिन कोड और लाइसेंस नंबर दिया होता है। सीरियल नंबर और 2D बार कोड भी मौजूद होता है। इंप्रेशन पर भारत हिंदी में और इंडिया अंग्रेजी में लिखा होता है, मतलब 2 लैंग्वेज में लिखा होता है और अशोक चक्र का चिन्ह बना होता है। फ्रैंकिंग इंप्रेशन की वैल्यू फिगर्स में दी हुई होती है, यानी अंकों में। और सबसे लास्ट में फ्रैंकिंग मशीन का यूनिक नंबर दिया हुआ होता है, जैसे कि इसमें P से शुरू हो रहा है, जो कि पिटनी बोविस को दर्शाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी-कभी आ जाते हैं। लेटर बॉक्स में पोस्ट की गई मशीन फ्रैंक्ड वस्तुओं को अवैतनिक माना जाता है, यानी अगर कोई मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल सीधे लेटर बॉक्स में डाल देता है तो उसे अनपेड आर्टिकल समझा जाएगा। पिछली तारीख की छाप वाले अपंजीकृत लेख स्वीकार नहीं किए जाते, मतलब यदि किसी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पर पुरानी तारीख की छाप लगी है तो डाकघर उसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर अधिकृत डीलर का ऐसा सर्विस सेंटर मौजूद है जहां योग्य स्टाफ उपलब्ध है, तो मशीन की मरम्मत उसी सेंटर पर डाक अधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी। लेकिन यदि ऐसा अधिकृत सर्विस सेंटर उपलब्ध नहीं है, तो मशीन को मरम्मत के लिए डाकघर भेजा जाएगा। मरम्मत शुरू करने से पहले डाकघर लाइसेंस डाई को हटा देता है। रीसेटिंग का कार्य मशीन धारक के अपने परिसर में ही किया जा सकता है। यदि मशीन के मीटर में कोई विसंगति पाई जाती है तो उसका उपयोग तुरंत बंद कर दें और मशीन को डाकघर ले जाएं।
फ्रैंकिंग किए गए लेखों को मैक्सिमम 2 पोस्ट ऑफिसेस, अधिकतम 2 डाकघरों में ही पोस्ट किया जा सकता है। यानी एक मशीन फ्रैंकिंग लाइसेंस के तहत सिर्फ 2 ही पोस्ट ऑफिसेज में पोस्टिंग की अनुमति होती है। ये दोनों डाकघर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज यानी एसपीओ द्वारा लाइसेंस में प्री स्पेसिफाइड पहले से ही निर्दिष्ट किए जाते हैं। यदि सिर्फ एक डाकघर की अनुमति है, सभी लेखों को सीधे पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर ही सौंपना मैंडेटरी अनिवार्य होता है। यदि 2 डाकघरों की अनुमति है, तो लेखों को दोनों निर्दिष्ट डाकघरों में पोस्ट किया जा सकता है या एक सामान्य डाकघर और एक नाइट पोस्ट ऑफिस रात्रि डाकघर दोनों में पोस्ट किए जा सकते हैं। नोट: फ्रैंकिंग मशीन से फ्रैंक किया गया आर्टिकल केवल एक ही पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया जा सकता है। मैंने इस पॉइंट पर काफ़ी रिसर्च की, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से कहीं भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं मिली। हालांकि कर्नाटक सर्कल की फाइनल आंसर की में 1 दिया हुआ है और उपलब्ध जानकारी के आधार पर यही सही मान लिया जाता है कि ऐसे आर्टिकल्स की पोस्टिंग सिर्फ एक ही पोस्ट ऑफिस में की जा सकती है। यदि किसी के पास इस नियम की सही और आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। फ्रैंकिंग किए गए सभी लेखों को उनके फ्रैंक मूल्य के अनुसार सेपरेट बंडलों में अलग-अलग बंडलों में तैयार किया जाना चाहिए। हर बंडल के साथ प्रतिनिधि की पहचान के लिए विंडो डिलीवरी टिकट साथ में लाना कंपलसरी अनिवार्य होता है। दिन के अंत में या बंद होने के समय डेली डॉकेट प्रस्तुत करना नेसेसरी आवश्यक होता है। फ्रैंकिंग की छाप ब्राइट रेड, चमकीले लाल, क्लियर, स्पष्ट होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। फ्रैंकिंग की छाप के साथ किसी भी प्रकार की टैम्परिंग, छेड़छाड़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल वर्जित है। छाप लेख के एड्रेस साइड, पते वाली ओर, राइट अपर कॉर्नर, दाएं ऊपरी कोने में होनी चाहिए। फ्रैंकिंग किसी भी राशि तक की जा सकती है, इस पर कोई अपर लिमिट, ऊपरी सीमा, नॉट फिक्स्ड, निर्धारित नहीं है। एक से अधिक वैल्यू डाई इम्प्रेशन की अनुमति होती है, लेकिन लाइसेंस डाई सिर्फ ओनली 1 एक ही होगी। फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं। इंडिविजुअल व्यक्तिगत लाइसेंस, इसके लिए आवेदन ऑनलाइन करना होता है। ये लाइसेंस हेड ऑफ द डिवीजन मंडल प्रमुख द्वारा जारी किया जाता है। कमर्शियल व्यावसायिक लाइसेंस, इसका आवेदन भी ऑनलाइन किया जाता है। ये लाइसेंस भी हेड ऑफ द डिवीजन मंडल प्रमुख द्वारा ही जारी किया जाता है। डिपार्टमेंटल विभागीय लाइसेंस, इसके लिए आवेदन काउंटर पर करना होता है। ये लाइसेंस पीएमजी पोस्टमास्टर जनरल द्वारा जारी किया जाता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्लियर नहीं लिखा होता है, जैसे कि फ्रैंकिंग इंप्रेशन किस कलर की होनी चाहिए, तो हम हमेशा रेड या ब्राइट रेड कलर ही लगाएंगे। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? जब लाइसेंस के प्रकार जैसे इंडिविजुअल, कमर्शियल या डिपार्टमेंटल को स्पेसिफाई न किया गया हो, तो हमेशा हेड ऑफ द डिवीजन यानी मंडल प्रमुख सही होगा। एचओडी बिना रीजन बताए लाइसेंस रद्द कर सकता है। विंडो डिलीवरी टिकट लाइसेंस धारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए होती है। मशीन को हमेशा डीजी द्वारा ऑथराइज्ड फर्म से ही खरीदा जाना चाहिए। मशीन का उपयोग करने से पहले इसे डाकघर में दिखाना अनिवार्य है। डीजी किसी भी डैमेज या रिपेयर के लिए जिम्मेदार नहीं है। रख-रखाव या मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लाइसेंसी और सप्लायर फर्म की होती है। मशीन की डिलीवरी से पहले सप्लायर द्वारा उस पर सील लगाई जाती है और पोस्ट ऑफिस मशीन के नीचे बॉटम की ओर सीसे की सील लगाता है। ये सील किसी भी स्थिति या सर्कमस्टांस में नहीं तोड़ी जानी चाहिए। रिपेयर को छोड़कर मशीन का स्थान परिवर्तन करने की सूचना एचओडी और पोस्ट ऑफिस को देनी चाहिए। ऑथराइज्ड ऑफिसर बिना किसी नोटिस के कभी भी मशीन का इंस्पेक्शन कर सकता है। फ्रैंकिंग छाप और पोस्टिंग के नियम। फ्रैंक वैल्यू हमेशा लाल स्याही में अंकों में लिखा जाना चाहिए। इसे कटआउट लेबल पर प्रेषक के नाम के नीचे लिखा जाए। छाप लाल रंग, क्लियर और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अगर छाप अनक्लियर हुई तो लेख को पोस्ट ऑफिस अस्वीकार कर सकता है। पिछली या भविष्य तारीख की फ्रैंक छाप स्वीकार नहीं की जाएगी। लेटर बॉक्स में डाले गए फ्रैंक लेख को अनपेड माना जाएगा। मशीन फ्रैंक किए गए लेखों को लाइसेंसित पोस्ट ऑफिस में उसी डेट पर सबमिट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पिछली तारीख की फ्रैंक छाप तभी अलाउड मान्य होगी जब लाइसेंस डाई पर आज की तारीख हो। हर खेप में पहचान आइडेंटिफिकेशन हेतु विंडो टिकट शामिल होना चाहिए। गलत फ्रैंक पर 5% डिडक्शन कटौती के बाद अलाउंस मिलेगा। इसकी शर्तें हैं: छाप लेजिबल पढ़ने योग्य हो, पूरा एनवेलप लिफाफा प्रस्तुत हो और दावा 3 महीने के भीतर किया जाए।
अब हम एडवर्टाइजमेंट से जुड़े नियमों को देखते हैं। विज्ञापन छाप, जिसे इम्प्रेशन भी कहा जाता है, तारीख की मुहर के साथ डिस्प्ले हो सकता है। ये एडवर्टाइजमेंट केवल लाइसेंसधारी यानी लाइसेंसी के बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़ा होना चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट पहचान मार्क, लाइसेंस नंबर और डेट स्टैम्प से अलग होना चाहिए। इसकी जगह यानी लोकेशन लिफाफे या कार्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर होनी चाहिए। डाई काटने का कॉस्ट लाइसेंसधारी ही उठाएगा। डिविजनल हेड से एक से अधिक एड्स या स्लोगन्स अप्रूव करवाए जा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, एक लेख यानी आर्टिकल पर केवल एक ही एड या स्लोगन हो सकता है। एड कॉपी में बदलाव डिविजनल हेड की कंसेंट से ही संभव है। ऑफिशियल आर्टिकल को दर्शाने के लिए लाइसेंस डाई में सर्विस शब्द का उपयोग किया जाएगा। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में हेड ऑफ सर्कल लाइसेंस कैंसिल कर सकता है यानी रद्द कर सकता है। अब हम सरकारी कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों द्वारा फ्रैंकिंग मशीन किराए पर लेने की कंडीशंस देखेंगे। लाइसेंस पीएमजी द्वारा दिया जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन केवल उन्हीं जगहों पर हायर की जा सकती है जहां रिपेयर यूनिट्स अवेलेबल हों। लाइसेंस प्राप्त मशीन का उपयोग केवल ऑफिशियल मेल्स यानी सरकारी डाक के लिए किया जाएगा। पीएमजी बिना कारण बताए लाइसेंस रद्द कर सकता है। मशीन की सप्लाई लाइसेंसिंग अथॉरिटी करेगा। लाइसेंस में 2 पोस्टिंग ऑफिसेज का उल्लेख होगा। इनमें से एक ऑफिस हेड ऑफिस यानी प्रधान कार्यालय होना चाहिए, जो एलएसजी या उससे ऊपर का हो। ऑफिशियल डाक को दर्शाने के लिए लाइसेंस डाई में सर्विस शब्द का उपयोग किया जाएगा। एफएम लोकेशन में बदलाव की सूचना पीएमजी व पोस्टिंग ऑफिस को दी जाएगी। विंडो डिलीवरी टिकट लाइसेंस के साथ ही इशू किया जाएगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी एफएम रजिस्टर और रिकॉर्ड बुक रखता है। इन रजिस्टरों की जांच सप्ताह के लास्ट वर्किंग डे यानी अंतिम कार्य दिवस को एक गैजेटेड ऑफिसर द्वारा की जाती है। महीने के अंतिम कार्य दिवस को मीटर रीडिंग के अनुसार एक सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र इशू किया जाता है। अब हम किराया यानी कि रेंटल फीस और वैलिडिटी से जुड़े रूल्स देखते हैं। लाइसेंसधारी यानी कि लाइसेंसी को एनुअल रेंटल यानी कि वार्षिक किराया एडवांस या अग्रिम में जमा करना होगा। अग्रिम पोस्टेज अमाउंट, अग्रिम डाक राशि 2,000 रुपये से 9,900 रुपये तक भी लाइसेंसधारी द्वारा दी जाएगी। सभी पेमेंट्स यानी कि भुगतान किराए सहित चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए जाएंगे। भुगतान की रसीद फॉर्म ACG 68 में दी जाएगी। रिपेयर रजिस्टर और जॉब कार्ड को 2 वर्षों तक सुरक्षित यानी कि सेफ रखा जाएगा और वे इंस्पेक्शन के लिए ओपन यानी कि खुले रहेंगे। मशीन को इंस्पेक्टर पोस्टल या जनसंपर्क डाक निरीक्षक से नीचे रैंक वाला अधिकारी सेट या रीसेट नहीं कर सकता। फ्रैंक लेख पर प्रेषक का नाम पता नीचे बाएं कोने में लिखा होगा। एफएम लाइसेंस की वैलिडिटी 5 वर्ष होती है। एफएम लाइसेंस का शुल्क 375 रुपये होता है। एक्सपायरी से पहले रिन्यूअल फीस 375 रुपये होती है। एक्सपायरी के बाद रिन्यूअल फीस 475 रुपये होती है। रिन्यूअल प्रोसेस समाप्ति से कम 1 महीना पूर्व शुरू कर देनी चाहिए। लेख भेजते समय लाइसेंसधारी विंडो टिकट के साथ SOM यानी कि स्टेटमेंट ऑफ मेल की 2 कॉपियां लाता है। इनमें से एक कॉपी कस्टमर रिकॉर्ड बुक हेतु और दूसरी काउंटर हेतु होती है। फ्रैंकिंग मशीन रिचार्ज के नियम। प्रारंभ में मिनिमम रिचार्ज 2,000 रुपये का 100 रुपये के मल्टीपल्स या गुणकों में किया जाना चाहिए। बाद के रिचार्जेस के लिए मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपये का 100 रुपये के मल्टीपल्स में होना चाहिए। जब शेष राशि यानी बैलेंस 100 रुपये से कम हो जाए तो रिचार्ज करना अनिवार्य है। रिचार्ज की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। रिचार्ज अमाउंट जमा करने के तरीके यानी मेथड्स। नेट बैंकिंग के माध्यम से, SBI की ब्रांच से, ई पेमेंट फैसिलिटी वाले पोस्ट ऑफिस में कैश यानी नकद या अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट के जरिए की जा सकती है। जमा की गई राशि की सूचना प्रतिदिन डाक विभाग के सेंट्रल सर्वर पर भेजी जाती है। रिबेट यानी छूट संबंधी नियम। जब मीटर को रीसेट किया जाता है तो फ्रैंक्ड वैल्यू पर 3% की छूट मिलेगी। ये छूट तभी अलाउड होगी जब न्यूनतम खपत या मिनिमम कंजम्पशन 5,000 रुपये हो। इसके अतिरिक्त पिन कोड वार क्रमबद्ध फ्रैंक्ड मेल पर 2% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। पिछले महीने की छूट हर महीने की 5 तारीख को प्रोसेस की जाती है। इस छूट का भुगतान नकद या चेक द्वारा किया जाता है। लाइसेंस फीस एंड प्रोसीजर मतलब लाइसेंस शुल्क
और नवीनीकरण प्रक्रिया। नए लाइसेंस या नवीनीकरण का शुल्क 375 रुपये होता है, जिसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है। नवीनीकरण की अवधि समाप्ति तिथि से 11 महीने पहले से लेकर समाप्ति तिथि तक होती है। समाप्ति के बाद 15 दिन की सूचना देकर 3 माह में रिन्यूअल कराने पर 100 रुपये का विलंब शुल्क या लेट रिन्यूअल फी लगता है। स्वीकृति और भुगतान। नया लाइसेंस 14 वर्किंग डेज में अप्रूव हो जाता है, जबकि नवीनीकरण की प्रक्रिया 5 वर्किंग डेज में पूरी होती है। यदि लाइसेंस अस्वीकृत होता है तो रिफंड 30 वर्किंग डेज में हो जाता है। भुगतान के तरीके इंडिविजुअल और कमर्शियल लाइसेंस के लिए नकद या ऑनलाइन होते हैं, जबकि विभागीय लाइसेंस के लिए काउंटर पर नकद भुगतान किया जाता है। लाइसेंस रद्द करने का प्राधिकार सामान्य स्थिति में मंडल प्रमुख के पास होता है और विशेष स्थितियों में ये सर्कल प्रमुख द्वारा किया जाता है। यहाँ पर फ्रैंकिंग मशीन पूरी तरह से कंप्लीट होती है। इसके एमसीक्यू टेस्ट के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाएं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।